लास्ट क्लास में अपन ने रिवाइज तो खैर कर ही लिया था, यहाँ तक स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था इकोनॉमिक्स से शुरुआत की थी अपन ने कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो हमने कहा था रिसोर्सेज कम है, उनके यूजेस ज्यादा है। तो हमने कहा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर यूनिवर्सल फैक्ट, सबके साथ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। अमेरिका के पास भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, अंबानी के पास भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। हमने कहा सिर्फ अगर रिसोर्सेज कम होते और उनकी इच्छाएं, अगर उनके जो यूजेस हैं अगर वो सिंगल यूज होता तो क्या कोई डिसीजन लेना पड़ता, क्या कुछ सोचना पड़ता? नहीं। प्रॉब्लम ये कि रिसोर्सेज कम है और उनके यूजेस ज्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए कितना कितना रिसोर्स को एलोकेट करें। यही हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। इसी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां तक कोई डाउट? फिर हमने कहा जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ी यही रहे हैं कि रिसोर्सेज कम है, यूजेज ज्यादा है, कैसे डिसीजन लें। एक कंज्यूमर के पास उसकी इनकम है, उसको पता है कि इस इनकम को हम कैसे खर्च करें जिससे कि उस कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर के केस में क्या सोचता है प्रोड्यूसर कि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हमें यही डिसीजंस लेने होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करती है इकोनॉमिक्स। बर्थडे का एग्जांपल लिया था, दिन में पता नहीं ऐसे कितने ऑप्शंस आते होंगे। इवन मैंने आपको टाइम का ऑप्शन दिया, मतलब एग्जांपल दिया था कि टाइम जो है वो रिसोर्स है, यूजेस मल्टीपल हैं, पबजी खेल सकते हैं, है ना, पढ़ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब डिसाइड अपने को करना है कि किस पर्पस के लिए कितना कितना रिसोर्स को एलोकेट करें, टाइम को एलोकेट करें। और इसी को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्यों होती हैं? अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट, इस वजह से होती है दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स। किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू देयर वांट्स, एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये हमने इसमें बात कर ली। चलिए नेक्स्ट फिर अपन ने पढ़ा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो छोटे लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बड़े लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि है तो इकोनॉमिक्स ही, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस लेवल पर? एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या हुआ आपके पास? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। आपने कहा ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी आपके पास। जब भी हम पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम पढ़ेंगे तो वो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी का एग्जाम्पल होगा। फिर अपन ने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के लेवल पर जब प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मैंने कहा 11th क्लास में आप पढ़कर आए हो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। वहां पर क्या होता था? इंडिविजुअल डिमांड, एक प्रोडक्ट की एक कंज्यूमर से डिमांड पूछते थे, है ना, एक प्रोडक्ट की एक कंज्यूमर से डिमांड पूछते थे कि इन इन प्राइस पर आप कितना कितना खरीदना चाहते हैं। वो होती थी इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड होती थी कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब कितना कितना खरीदना चाहते हैं इन पर्टिकुलर प्राइसेस पर, उसको क्या कहते थे अपन? मार्केट डिमांड। बट जब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की तो हम क्या कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की डिमांड को क्या कहेंगे हम? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। और ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाली जो यूनिट है ये अपने पास 12 मार्क्स की यूनिट है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8। आपके बुक में अगर इंट्रोडक्शन है 7, 8, 9। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी इसी में इकोनॉमी क्या होती है। अगला सवाल ये आया कि भाई इकोनॉमी है क्या? तो हमने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, दैट इज स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। जो क्या बताता है? दैट रिवील्स अबाउट द नेचर एंड लेवल, किस चीज का? ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। It shows how the people of the concerned area earn their living। कहने का मतलब एक
पर्टिकुलर लोकेलिटी में कहीं पर भी बात करें तो वहां पर जो लोग रहते हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं किसके अंदर, इकोनॉमी बताता है हमें। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि जो लोग रह रहे हैं बाहर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। तो हमने कहा इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम spread over a particular area that reveals about the nature and level of economic activities in that particular area. It shows how the people of the concerned area earn their living. और economic activities का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक्सचेंज करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने यही सब पढ़ा था। फिर अपन ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टोटल कितने मार्क्स का है अपने पास, 10 मार्क्स का। हमने कहा नेशनल इनकम 10 मार्क्स का है। 3 चैप्टर आएंगे इसके अंदर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 विद इंट्रोडक्शन 2, 3, 4। हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसमें पहले चैप्टर के अंदर हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या है अपना, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दूसरा टॉपिक क्या आएगा, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देन इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो हमने कहा गुड्स को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। गुड्स को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तरीका क्या है, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। बात समझ में आ गई। 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड्स। यहां तक क्लियर है। फिर हमने कहा फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव, 3 पॉइंट थे, कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट, विच हैव crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final users and value is not to be added। अब वैल्यू एडिशन नहीं करना है, वैल्यू एडिशन पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हमने कहा फाइनल यूजर कौन होगा, फाइनल यूजर क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर होगा तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड, और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर होगा तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उस खर्चे को क्या कहते हैं, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, उसके खर्चे को क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर टोटल फाइनल गुड्स पे एक्सपेंस निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो दोनों को क्या कर लेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, फिर अपन ने बात करी इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमने कहा जस्ट इसके तीनों अपोजिट पॉइंट है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। क्लियर। इन अदर वर्ड्स, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the another firm either as a raw material or as a goods for resale purpose। क्लियर है। हमने कहा ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदते हैं, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से खरीद रहा है, क्या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए या फिर आगे बेचने के लिए। हमने एग्जांपल लिया था शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर। एक रिटेलर ने होलसेलर से 900 रुपीज में शर्ट खरीदी और वो आगे कस्टमर को 1000 में अगर सेल करेगा, तो मुझे बताइए ये जो शर्ट है इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, ये फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा, इंटरमीडिएट। रीसेल पर्पस, अभी वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी। यहां तक बात समझ में। फिर अपन ने कहा क्या कोई ऐसी लिस्ट बनाई जा सकती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमेशा फाइनल गुड होगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमेशा इंटरमीडिएट गुड होगा। क्या हम लिस्ट बना सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं? नहीं,
क्यों नहीं बना सकते? क्या एक ही प्रोडक्ट, क्या एक ही गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है? यस। ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके एंड यूज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज। एग्जाम्पल लिया था, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट फाइनल गुड है, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर इंटरमीडिएट गुड है, मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड फाइनल गुड है, बट मिल्क यूज्ड इन रेस्टोरेंट फॉर सर्विंग टी और कॉफी दैट इज इंटरमीडिएट। यहां तक क्लियर हुआ? फिर अपन ने बात करी कि अपन ये क्लासिफिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये बात हमने पढ़ी। बताओ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम, बोलो क्यों पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन? क्योंकि जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू को लेते हैं? ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में एडेड होती है। क्लियर है? तो हमने कहा इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। एग्जांपल लिया था, चेयर बनाई, चेयर वुड खरीदी, तो वुड 10,000 में खरीदी, चेयर बनाकर 20,000 में सेल कर दी। तो ये बताओ जो 20,000 है चेयर्स की वैल्यू, क्या उसके अंदर वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? यस, 10,000। फिर अपन ने बात करी अगर फिर भी हमने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट कर दिया तो बताओ कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज, दैट इज काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड more than once. Counting the value of a good more than once is known as problem of double. Clear है? ये भी हो गया था अपना। फिर अपने ये आगे चले थोड़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट सीखा। हमने कहा था दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आ गया कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स are the fixed assets of the producers and are used for the production of other goods. तो कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के और इनसे हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। फिर हमने कहा कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का ही दूसरा नाम है कंजप्शन गुड्स। हमने कहा कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं उन्हीं को हमने कहा कंज्यूमर। ये कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। कौन कौन से? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। हमने कहा ड्यूरेबल जिनकी लाइफ लंबी होती है 3 to 5 years और उससे भी ज्यादा, जो लंबे समय तक चलते हैं। तो जब तक चलेंगे जितनी लाइफ होगी क्या हम बार बार यूज कर पाएंगे इनको? यस, कैन बी रिपीटेडली यूज। और जब लंबे समय तक चल रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, दैट इज हाई वैल्यू। क्लियर? और एग्जाम्पल ये थे एसी है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी ले सकते हो जो ऐसा लंबे समय तक चलता है आपके पास में, उसको अपन टीवी है, ये सब हम क्या कर सकते हैं इसमें ड्यूरेबल में ले सकते हैं एग्जाम्पल। फिर आया सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ 1 साल के आसपास हो, 1 year और स्लाइटली मोर। तो 1 साल के आसपास जिसकी लाइफ है तो क्या 1 साल तक तो अपन उसको यूज कर सकते हैं बार बार? यस, कैन बी रिपीटेडली यूज। और अगर इनको कंपेयर करें इनकी वैल्यू को एज कंपेयर टू ड्यूरेबल तो क्या कम होगी? यस, रिलेटिवली लो वैल्यू। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्लोथ्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं या टॉयज के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी 1 साल के आसपास चीजें चलती हैं उनको अपन सेमी ड्यूरेबल। हमने कहा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार में ही कंज्यूम हो जाते हैं, बार बार हम इनको यूज नहीं कर सकते, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। क्लियर है? यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, इसीलिए हम इसको सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। क्या इनको बार बार यूज किया जा सकता है? नहीं, एक बार यूज किया जा सकता है, बार बार यूज नहीं कर सकते, दैट इज कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड। और इनकी वैल्यू जब एक बार में ही कंज्यूम हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, दैट इज लो वैल्यू। और फिर एग्जाम्पल की बात करिए आपने, एग्जाम्पल टूथपेस्ट या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी ले सकते हो, ब्रेड बटर। सर्विसेज की बात करें तो हमने कहा सर्विसेज को भी हमने गुड्स की तरह डिफाइन किया। तो हमने कहा सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल का मतलब होता है जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिसको अपन देख नहीं सकते हैं। तो सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy
ह्यूमन वांट्स। क्लियर? तो हमने कहा सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जाम्पल दिया, सर्विसेज ऑफ लॉयर, टीचर, है ना, कुछ भी ले सकते हो, डॉक्टर, है ना, जिसका भी लेना चाहो, सीए, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। इसके बाद फिर अपन ने बात करी कि क्या अपन लिस्ट बना सकते हैं कौन सा कैपिटल गुड होगा और कौन सा कंज्यूमर गुड होगा? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक ही गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है और वही गुड कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल गुड होगा या कंज्यूमर गुड। एग्जाम्पल लिया था सिलाई मशीन, स्विंग मशीन। अगर स्विंग मशीन हम टेलरिंग शॉप में यूज कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर का फिक्स एसेट है, इसलिए वो कैपिटल गुड बन जाएगा। लेकिन अगर अपन ने बात करी मशीन घर पर यूज करते हैं हाउस होल्ड, तो वही क्या बन जाएगा आपका पास? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड बन जाएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। फिर अपन ने कहा कि क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं, अभी तो एग्जांपल पढ़ा स्विंग मशीन का। क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एग्जांपल स्विंग मशीन। फिर बात आई कि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर के कुछ तो फिक्स एसेट्स होते हैं और कुछ रॉ मटेरियल। तो जो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स होते हैं इनको तो अपन क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। तो क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? यस। बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये अपन कर चुके हैं यहाँ तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपने पास। पहला टॉपिक हो गया हमारा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर एक तो अपने को स्टॉक कॉन्सेप्ट, और एक अपना फ्लो कॉन्सेप्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक refers to a quantity measured at a particular point of time. हमने कहा कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है कि अभी कितना है, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है फिलहाल, क्या उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही देखेंगे? अभी देख रहे हैं कुछ और हो सकता है, शाम को देखेंगे कुछ और हो सकता है। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं कि वो फिलहाल कितना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपके पास? फ्लो रेफर्स टू a quantity measured over a specific period of time। और जब हम किसी क्वांटिटी को पीरियड में, टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इतने से इतने टाइम पीरियड में, पर आवर, पर वीक, पर मंथ, है ना, तब हम बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे किसी से पूछा जाए प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या बताओगे? किसी से आपसे पूछे कि प्रोडक्शन कितना है तो आप क्या पूछोगे? पहला सवाल आपका क्या होगा कि प्रोडक्शन ये तो बताओ सर, पिछले 24 घंटे का बताना है, एक महीने का बताना है, एक क्वार्टर का बताना है, या एक साल का बताना है, पिछले 10 साल का बताना। प्रोडक्शन तो उसके हिसाब से वेरी करेगा। आपसे कोई पूछे कि आपकी इनकम कितनी है तो क्या बताओ? क्या तो पर मंथ, या तो पर क्वार्टर, या तो पर ईयर, पर एनम। बोलो, तो क्या ये टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे? यस। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी
जिसको अपन टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसी को क्या कहते हैं अपन? फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ अगर पूछा जाए तो क्या बिना टाइम के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए? नहीं। आप कहोगे सर ये तो बताओ कब से कब तक बताए हैं, लास्ट 24 आवर्स की बताएं, एक महीने की बताएं, एक साल की बताएं, या सिंस इंडिपेंडेंस बताएं कितने बर्थ हुए? तो वो डिपेंड करेगा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपसे पूछूं डिपॉजिट्स, बैंक में आपने डिपॉजिट्स करवाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं डिपॉजिट्स, तो बताओ डिपॉजिट्स का या फ्लो का? बैंक अकाउंट में आपने कितने डिपॉजिट करवाए? तो मैं क्या कहूंगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछूंगा या टाइम के रेस्पेक्ट बताओगे सर लास्ट मंथ में इतने डिपॉजिट्स? पूरा जितने भी हम कम ज्यादा कब कई ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, तो वो किस में होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी चीज हम जो टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी बता, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं अभी दोबारा से बताएं। हमने कहा स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या था? स्टॉक रेफर्स टू अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे फिलहाल आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है, फिलहाल आपकी प्रॉपर्टी कितनी है टोटल आज के टाइम पर, अगर मैं अभी देखूं तो उसको क्या कहेंगे अपन? कैपिटल को, वेल्थ को, ये क्या होंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं आपसे कह रहा हूं इनकम कितनी है, इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको प्रोडक्शन कितना, सेविंग्स कितनी, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी, सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक एक करके बात करते हैं। अगला पॉइंट आ गया, टाइम किस में देखते हैं, स्टॉक में या फ्लो में? फ्लो में। तो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशन, इट इज नॉट टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम की कोई डायमेंशंस नहीं होती। टाइम हम देखते नहीं कहां से कहां तक, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है कि फिलहाल कितना है ना? जबकि आपके पास फ्लो में आप देखते हो कि यहां से लेके कहां तक का, उस पीरियड को देखते हो, तो ये इसमें टाइम के डायमेंशंस हैं, बट इसमें टाइम के डायमेंशंस नहीं है। तो हमने कहा इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज टाइम डायमेंशन। थर्ड, स्टॉक इंपैक्ट्स फ्लो। स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है, फ्लो इंपैक्ट्स डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स। तो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स क्या है, स्टॉक या फ्लो? फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो बैंक बैलेंस है वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताओ, बैंक बैलेंस अगर ज्यादा है तो डिपॉजिट और विड्रॉल अफेक्ट होगा, और अगर डिपॉजिट्स या विड्रॉल कम ज्यादा किए तो उससे स्टॉक जो है आपका बैंक बैलेंस है वो अफेक्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं स्टॉक इंपैक्ट्स फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट्स स्टॉक। अभी समझा देते हैं। बैंक में आपने अगर बैंक में पैसा डाल रहे हो, डिपॉजिट्स कराए, आपने विड्रॉल कर लिए, तो डिपॉजिट्स और विड्रॉल कितने हैं, क्या ये बैंक बैलेंस को अफेक्ट करेगा कि नहीं? तो हमने कहा ये दोनों तो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बताओ। और अगर बैलेंस ज्यादा होगा तो क्या आपके पास में स्टॉक ज्यादा है तो क्या वो फ्लो भी ज्यादा होगा, डिपॉजिट ज्यादा होंगे? यस। तो इसलिए हमने कहा स्टॉक इंपैक्ट्स फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट्स स्टॉक। बुक में यही एग्जांपल लेके डायग्राम के साथ दिखा रखा है। ठीक है, सब कुछ बुक का पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ने वही पढ़ा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा कैपिटल। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दिस इज कैपिटल। वेल्थ, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है फिलहाल आपके पास? आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई
कहीं का भी डिस्टेंस देखोगे क्या डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कोई लेना देना है डिस्टेंस का? नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग का लेना देना। डिस्टेंस अब मेजर कर लो, कभी मेजर कर लो, डिस्टेंस तो उतना ही आना है, सेम ही आएगा ना। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक क्या होगा? जब भी देखोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही देखोगे ना, फिलहाल पानी कितना है टंकी में, देखते हैं ना अपन, भर रही है कि नहीं भर रही है, कितनी भर रही है, कितनी खाली है, कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेशन भी लगाते हैं अपन, लगाते नहीं लगाते? अभी तो इतनी खाली है, अभी तो टाइम लगेगा आजकल, लेकिन वाटर अलार्म लगाने लग गए सब लोग, है ना, जमाना चेंज हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक टर्म और आएगी, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? ये आएगा आपके पास चैप्टर सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है। स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, उसी को अपन क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। तो क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपके पास? स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसमें एग्जांपल्स लेते हैं, इसके ज्यादा मिलेंगे अपने को। कैपिटल, कितना पैसा लगा रखा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कितना प्रॉफिट कमाया आपने। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज या इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट्स, कोई पूछे इन्वेस्टमेंट्स कितनी है तो कितने टाइम में किए हैं? सेविंग्स, प्रोडक्शन, इनकम, डेप्रिसिएशन। किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं डेप्रिसिएशन अपन? टाइम के अकॉर्डिंग। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक, लीकेज फ्रॉम द वाटर टैंक, एग्जाम्पल्स एक एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताओ ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, या इनमें से कौन सा स्टॉक नहीं है, इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है, इसलिए लिखवाने पड़े। ठीक है, इसलिए लिखवाया जाए। तो बताओ बात समझ में आई स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की? और बात करें इसी में, एग्रीगेट डिमांड, या सप्लाई, ये भी क्या है आपके पास? फ्लो कॉन्सेप्ट। हमने कहा था ना एग्रीगेट डिमांड क्या है? पूरी साल में, पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं हमने इकोनॉमी में, उन सब की डिमांड है। पूरे साल की बात कर रहे हैं, क्या टाइम की बात हो रही है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग एन पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यस, इसलिए वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया ना? कहीं पर भी आएगा कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। और जिसको हम टाइम देखते ही नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखना है बस फिलहाल कितना है, तो उस केस में स्टॉक कॉन्सेप्ट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। बस या और करना है? जैसे आपकी इच्छा है। टॉपिक चल, हमने कहा कॉन्सेप्ट है आपके पास स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। हमने कहा स्टॉक का मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे, ये अभी कितना है, अभी बैंक बैलेंस कितना है, अभी हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी कितनी है। तो जब भी हम किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं,
तो उसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे कि ये कितने से कितने टाइम में, इनकम एक क्वार्टर की बताएं, एक साल की बताएं, एक महीने की बताएं, प्रोडक्शन एक साल का बताना है, एक क्वार्टर का बताना है, एक महीने का बताना है, तो वो चीज है। तो सेविंग्स, प्रोडक्शन, इनकम, तो हमने कहा कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। टाइम किस में देखते हैं आपके पास में, फ्लो में। तो फ्लो तो टाइम डायमेंशनल है कि कहां से लेके कहां तक, लेकिन स्टॉक के अंदर ऐसा कोई टाइम डायमेंशन, अपन टाइम नहीं देखते कहां से लेकर कहां तक, तो इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक इंपैक्ट को फ्लो करता है, जितना ज्यादा स्टॉक होगा इसका मतलब फ्लो भी उतना ज्यादा है, और फ्लो इंपैक्ट स्टॉक, जितना ज्यादा फ्लो है उतना ज्यादा स्टॉक होगा। फिर अपन ने कहा एग्जाम्पल की बात करी तो कैपिटल, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल। वेल्थ, फिलहाल कितनी प्रॉपर्टी है अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, वाटर इन अ टैंक, ये सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखेंगे अभी कितना है। हम ये नहीं देखेंगे पिछले 1 घंटे में कितना था, वाटर इन अ टैंक पिछले 1 घंटे में कितना, ये थोड़ी देखेंगे अभी कितना है पानी टैंक में, ये देखेंगे। तो अपने का सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी भी क्या होता है आपके पास, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा है। तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये अपने पास डेफिनेशन आएगी मनी एंड बैंकिंग जब अपन पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। जी वो आपने क्या कहा, डॉलर की बात कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट आएगा जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं कि फिलहाल डॉलर कितना है, समझ रहे हो आप, जब हम एक्सचेंज रेट देखते हैं। बाकी उससे कोई लेना देना यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको क्लासिफाई करें स्टॉक में या फ्लो में तो आप कह सकते हैं कि वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है कितना। ये नहीं कहेंगे ना पिछले 1 घंटे में इतना, ये कहेंगे फिलहाल इस जो रेट है वो ये चेंज होता रहता है, दिन में भी हर टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। इस वजह से उसका भी अपने पास चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर नंबर 10, 9 बजट है, 10 फॉरेन एक्सचेंज रेट है, 11th चैप्टर जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। उसके बाद किताब अपनी ओवर हो जाएगी। ये अपने को इसमें पढ़ना है। एग्जांपल्स देख लो, कोई डाउट है यहाँ तक। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, तो प्रॉफिट भी क्या है आपके पास, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट आप ऐसे नहीं बता सकते ना, आप बताओगे कि भाई 1 महीने का बताएं, क्वार्टर का, 1 साल का, 10 साल का कितना कमाया। सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर ऑफ बर्ड्स, लीकेज फ्रॉम द वाटर टैंक, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट्स हैं। नहीं, ऐसे तो कुछ भी किसी भी चीज को कह दो लेकिन उसका तो कोई सेंस नहीं रहा ना। जब वो चेंज पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से होता है कि फिलहाल मेरे को कोई ट्रांजेक्शन एंटर करनी है, चेंज कराना है, तो मेरे तो अभी का रेट लगेगा ना, पिछले 24 घंटे के रेट से क्या मतलब। तो ऐसे बैंक बैलेंस भी ऐसे तो कह सकते हैं पिछले 24 घंटे मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ऐसे तो फिर हम किसी भी चीज को कह सकते हैं। लेकिन हमने कहा कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फिलहाल कितना है ये देखते हैं। तो जब हम कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जब एक्सचेंज कराना होता है तो फिलहाल कितना चल रहा है डॉलर का रेट वो देखना है एक्सचेंज। क्लियर है, तो वो स्टॉक में आ जाए। और कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। तो आज इसमें इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना इसको यहाँ तक।